आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था क्योंकि आज का दिन मेरी शादी का दिन था। शादी के लाल रंग के लहंगे में मैं बहुत सुंदर लग रही थी। सभी ने दिल खोलकर मेरी तारीफ की। मैं अपनी शादी की ड्रेस में बैठी अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में हजारों सपने थे। हर लड़की की तरह मैंने भी एक रोमांटिक और खूबसूरत शादीशुदा ज़िंदगी का सपना देखा था। लेकिन मेरा यह सपना उस वक्त टूट गया जब मेरी शादी मेरे जीजा के साथ तय हो गई थी। ऐसा नहीं था कि वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं। वह एक पढ़ा लिखा और सुंदर युवक था, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा जीजा जी के रूप में स्वीकार किया। मेरी दीदी सुनीता की मौत के बाद जब उनकी सास ने मेरी माँ से मेरे रिश्ते के बारे में पूछा तो मेरी माँ मुझसे बिना पूछे ही मान गई। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं उन पर बहुत गुस्सा हुई और काफ़ी दिनों तक अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया। एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहते। विकास एक अच्छा, सुंदर और पढ़ा लिखा आदमी है और एक अच्छा लड़का है और उसकी मुख्य बात लालची नहीं होना और अच्छी कमाई करना है। क्या तुम उससे सिर्फ इसलिए शादी करने से इनकार कर दोगी क्योंकि उसकी शादी को आपकी बहन से हुए 2 साल हो गए हैं? कभी कभी वक्त के साथ रिश्ते बदल जाते हैं मेरी प्यारी बेटी। फिर भी अगर तुम मना करना चाहती हो तो मैं आज विकास की माँ को फ़ोन करके मना कर दूंगी। तुम रात को अपने फैसले की सूचना मुझे देना। मम्मी इतना कहकर चली गई और मैं सोच में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने कमरे में जब आई तो मेरा फ़ोन बज रहा था। मैंने मोबाइल उठाया तो उस पर नेहा कॉलिंग लिखा था। मैं अपने दिल में बहुत खुश हुई। मुझे अपनी परेशानी अपने दोस्त को बताने दूँ और कुछ अच्छी सलाह मांग लूँ, लेकिन कॉल करने के बाद मैं होश खो बैठी। जब नेहा ने अपने बारे में बताया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया था और उसके कीमती गहने भी ले लिए थे। अब उसके परिवार वाले उसे लेकर बहुत चिंतित थे और वे कानूनी रूप से समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे थे। इन सब बातों को सुनने के बाद मैं अपनी चिंता भूल गई, उल्टा नेहा को सांत्वना देने लगी, जिसकी अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और अब इतने कम समय में इतना भयानक परिणाम देखा है। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत मतलबी और भ्रमजाल है और बड़ों के फैसलों के आगे झुकना बुद्धिमानी है, क्योंकि वे अपने अनुभवों के प्रकाश में सबसे अच्छे निर्णय लेते हैं। मुझे लगने लगा कि मेरी माँ का फैसला 100% सही था और तभी मैं अपनी माँ के पास गई और उन्हें बताया, माँ, मैं विकास से शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ, जो इस वक्त रसोई में खाना बना रही थी, मेरे मुंह से ये शब्द सुनकर वह हैरान भी हुई और खुश भी। साथ ही उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मेरे माथे को चूमकर मुझे ढेर सारी दुआएं दी। माँ को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। मैंने शादी के बाद सुनीता दीदी को हमेशा खुश और अच्छे कपड़े पहने देखा था, जिसकी वजह से मेरे दिल में कोई डर नहीं था। शादी के बाद पहली बार मैं दुल्हन बनकर उनके कमरे में दाखिल हुई और जैसे ही दीवार पर मैंने अपनी बहन की तस्वीर देखी, मैं उनके पास जाकर बोली, मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत याद आती हो। आप इस दुनिया से बहुत जल्दी दूर हो गई हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इस दुनिया में अपनी सारी खुशियाँ मेरे पालने में उड़ेलने आई थी। इतना कहकर मैं उसकी तस्वीर को प्यार से देखती हुई सजे हुए बेड पर आकर बैठ गई। अब मैं विकास का इंतज़ार कर रही थी। मैं आने वाले खूबसूरत पलों के बारे में सोचते हुए शर्म से सिकुड़ रही थी। उसी समय मुझे दरवाजे की कुंडी घुमाने की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने देखा विकास अंदर आए और दरवाज़ा बंद कर लिया। विकास बिस्तर के करीब चले आए और चुपचाप जैसे वह घुसे थे वैसे ही वापस चले गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैंने आश्चर्य से अपना चेहरा घूंघट से बाहर निकाला और यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे सामने मेरी दीदी की तस्वीर अपनी जगह से गायब थी। मैं कुछ देर वहीं बैठी रही। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं ये समझ लूँ कि विकास 1 साल बाद भी अपनी पत्नी की मौत के दर्द को भुला नहीं पाए हैं? उन्हें उस वक्त मेरे पास होना चाहिए। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से उठकर उनके पीछे हो ली। मैं सांत्वना के कुछ शब्द कहकर उनका दिल बहलाना चाहती थी ताकि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ बात कर सके। मैं कमरे से बाहर आ गई और उसी कमरे में गई जिसमें विकास गए थे, लेकिन वह बंद था। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं अपने भारी भरकम कपड़ों से परेशान होने लगी थी।
सुबह से रात तक आराम न मिलने के कारण मुझे नींद आने लगी थी, तो मैं अपने भारी कपड़े लेकर कमरे में लौट आई और कपड़े बदलकर सो गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो विकास बिस्तर के किनारे बैठे थे और मेरी सास उससे नाश्ते के लिए कह रही थी। मुझे उठता देखकर विकास बोले, नए जीवन की नई सुबह मुबारक हो। विकास ने इतने प्यार से कहा कि मैं पिछली रात के खराब मूड को भूलकर मुस्कुरा दी। उसी समय मेरी नज़र सामने की दीवार पर लगी दीदी की तस्वीर पर पड़ी। दीदी की तस्वीर दोबारा अपनी जगह पर आ गई थी। फोटो देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वह हमें देखकर मुस्कुरा रही हो। मेरे भी होठों पर मुस्कान फैल गई। हमारे लिए नाश्ता आ चुका था तो मैं फ्रेश होने चली गई। विकास और मैंने अपने कमरे में बेहद खुशगवार माहौल में नाश्ता किया। नाश्ते के बाद विकास के कुछ दोस्त मिलने आए तो वह उनके साथ चला गया, जबकि मैं तैयार होने लगी। पूरा दिन मेहमानों से मिलने में बीत गया। आज मैं बहुत खुश थी। विकास का रवैया देखकर उम्मीद थी कि हम जल्दी ही करीब आ जाएंगे और एक दूसरे को समझ पाएंगे, लेकिन जब रात हुई और मैं उनका इंतज़ार करने लगी तो मैं बहुत निराश हो गई, क्योंकि कल रात की तरह विकास कमरे में आया और दीदी की फ़ोटो ली और दूसरे कमरे में चला गया। मैं बैठकर उन्हें उत्सुकता से देखने लगी। मुझे उन पर तरस भी आया, साथ ही मुझे दीदी की किस्मत से जलन भी हो रही थी, जिसे इतना प्यार करने वाला पति मिला कि उन्हें भुला ही नहीं पा रहा था। जब मैं कमरे से निकली और विकास के साथ दूसरे कमरे में गई तो उसने पहले ही कमरा बंद कर लिया था। मैं वहीं खड़ी हो गई थी और मुझे अंदर से विकास के कुछ कहने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो किसी से बात कर रहा था। मैं दरवाजे पर कान लगाकर सुनती रही, पर कोई भी शब्द समझ नहीं आया। तब मेरी सास मुझे आती हुई दिखाई दी। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अब मैं उन्हें क्या बताती कि 2 दिन की दुल्हन अपने पति के पीछे भाग रही है, वह उससे जान छुड़ा कर भाग रहा है। मेरी शक्ल देखकर मेरी सास खुद ही समझ गई और बोली, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं निराशा में अपने कमरे में वापस आ गई और दीदी और विकास के जीवन के बारे में सोचते हुए बिस्तर पर लेट गई। हम 2 बहनें थीं। सुनीता दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थी। हमारे माता पिता ने हमें बहुत प्यार और स्नेह से पाला था। दीदी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके लिए खूब रिश्ते आने लगे, लेकिन हमारे माता पिता इस मामले में किसी भी तरह की ज़बरदस्ती में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने फैसला दीदी को सौंप दिया। मेरी माँ की सहेली के बेटे विकास का रिश्ता आया। माँ बहुत खुश हुई और उसकी खुशी देखकर दीदी भी मान गई और पापा ने भी विकास को बहुत पसंद किया था और विकास खुद सुनीता दीदी को एक समारोह में देखकर उसे पसंद करता था। मैंने उनकी शादी को खूब एंजॉय किया। इकलौती संतान होने के कारण मेरा विशेष महत्व था। शादी के बाद मैं अक्सर अपनी दीदी को अजीब सी उलझन में उलझा हुआ देखा करती, खासकर जब मैं उसके घर रहने आती थी तो वह रात में कई घंटे बाहर टहलती रहती थी। जब भी मैंने उससे कारण जानना चाहा, वह हंसती और टाल देती। बस यूं ही कमरे में दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गई थी। ये बात एक बार मैंने अपनी माँ से कही तो वो भी हंसी और बोली, पगली, नए घर में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब भी दीदी हम लोगों से मिलने आती थी, वह बहुत सजी सवरी और खुश होती थी, इसलिए मैंने भी इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दिया था। लेकिन एक बार रात को जब विकास दीदी को हमारे घर रात बिताने के लिए छोड़ने आए तो मुझे उनका तौर तरीका संदेहास्पद लगा, मानो वह नशे में हो या नींद के प्रभाव में हो, या फिर शायद वह उस दिन जल्दी में थे और इसलिए दीदी को हमारे घर छोड़ने के बाद कार को हवा में उड़ते हुए चले गए थे। मैं दीदी से इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन जब मैंने उनसे पूछने उनके कमरे में आई तो वह आंखें बंद किए आराम कर रही थी। मैंने उन्हें छेड़ना उचित नहीं समझा और वापस अपने कमरे में चली आई। अगली सुबह मैंने यह बात दीदी को बताई तो उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बस थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, इसलिए वे अंदर नहीं आए। फिर 2 दिन बाद विकास बहुत ही उत्सुकता से दीदी को लेने आया और उनसे माफ़ी भी मांगी। दीदी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ महीनों के बाद वो हम सबको रोता हुआ छोड़कर चली गई। उनकी मौत की खबर हम सब पर बिजली गिरा गई थी। सास ने कहा था कि सुनीता को अचानक सीने में दर्द हुआ, जो शायद दिल का दौरा था, जिसके कारण वह बच नहीं पाई। इस सदमे से बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन क्रूर समय जो हर गम पर मरहम लगा देता है।
कुछ समय बीतने के बाद हम भी जीवन में अपने मामलों में लौट आए। मेरे माता पिता ने विकास से मेरी शादी इसलिए की ताकि मैं दीदी की तरह उसके साथ खुश रह सकूं, लेकिन उसकी रवैया मेरी समझ से परे था। दिन में तो ठीक रहते थे और रात में दूसरे कमरे में दीदी की फ़ोटो ले जाते और उससे बातें करते थे। मैं उनका दुख बांटना चाहती थी, लेकिन मुझे यह मौका अभी तक नहीं मिला था। मैं इन्हीं ख्यालों में सो गई। मैंने बहुत ही अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि अंधेरे कमरे में दीदी की सिसकियाँ गूंज रही थी। मैं अंधेरे कमरे में अपने दोनों हाथों से दीदी को छूने की कोशिश में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन मैं दीदी को छू नहीं पा रही थी। तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? मैंने थक कर कहा तो वह रो पड़ी। तुम मुझे तभी छू सकती हो अगर मुझे इंसाफ दिला दो। मेरी बहन, तू मुझे इंसाफ दिला सकती है? इससे पहले कि मैं दीदी की बात समझ पाती या उनसे कुछ पूछ पाती, मेरी आंखें खुल गई। कमरे में हर तरफ अंधेरा था। शायद लाइट चली गई थी। यह किसी खराबी के कारण बंद थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और मेरी सांसें जोर जोर से चल रही थी, लेकिन मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। मेरे दिमाग में सिर्फ दीदी की बातें गूंज रही थी। एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई कि मेरी बहन बहुत धार्मिक थी। वो हर वक्त भगवान की पूजा उपासना में लगी रहती थी। कभी कभी तो मैंने रात में भी भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े देखा था उसे। अगली सुबह विकास के बाहर जाने के बाद मैं बराबर वाले रूम में आ गई। मैं देखना चाहती थी कि वहाँ क्या है। कमरे में अंदर आई तो देखा कि इस कमरे में एक सोफ़ा सेट और एक अलमारी के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था। मैंने अलमारी खोली तो देखा कि दवा के कुछ खाली रैपर थे। मैंने उठाया और उन्हें उल्टा कर दिया। ये शायद दीदी की दवाएं थी, क्योंकि मैंने अक्सर उन्हें उनके बैग में देखा था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस दवा का नाम पढ़कर मैं दंग रह गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो गई है, इसलिए मैंने वह रैपर वहीं रख दिया। अभी अलमारी बंद कर ही रही थी कि एक छोटा सा शॉपिंग बैग मेरे पैरों में आकर गिरा, तो मैंने देखा कि वो नशीली दवाओं से भरा हुआ था। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने वह बैग वहाँ से उठाया और चुपके से अपने कमरे में ले आई। शाम हुई तो विकास बेचैन होकर घूमने लगा, जैसे उनका कोई कीमती सामान खो गया हो। मुझे उनकी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन मैं इसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि अगर वह ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा था तो एक अच्छी पत्नी होने के नाते मुझे उसे रोकना चाहिए था। यही दवाइयाँ मैंने दीदी के बैग में भी देखी थी। शायद विकास की आदत को छुड़ाने के लिए वो ये नशीली दवाइयाँ अपने बैग में रखा करती थी। कुछ सोचकर मैं कमरे से बाहर आई। मुझे पता था कि विकास पसंदीदा डिश कढ़ाई पनीर है, इसलिए मैं उसे बनाने के लिए किचन में गई, क्योंकि मैंने सुना था कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होता है। इसलिए इस बात को फॉलो करते हुए विकास के लिए कढ़ाई पनीर बनाया। दीदी भी विकास को खुश रखने के लिए उनकी पसंदीदा डिश बनाया करती थी। यह दीदी ने ही मुझे बताया था। खाना बनाने के बाद मैंने नौकरानी के साथ टेबल सेट की और हम लोग खाना खाने लगे। विकास को खाना बेहद पसंद आया था। उन्होंने डटकर खाया और मेरी तारीफ भी की। वह मेरी तरफ प्यार से देखते हुए बोले, क्या तुम इतना मज़ेदार खाना बनाने के लिए मुझसे कुछ गिफ्ट लेना चाहोगी? विकास के इस अनपेक्षित प्रश्न पर मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। सवाल से ज़्यादा उनके पूछने का तरीका निराला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सास के सामने इसका जवाब कैसे दूं, सो मैं चुप रही। एक बार फिर विकास ने अजीब अंदाज में अपना सवाल दोहराया। सास ने आनन फानन में मुझे किसी काम से किचन में भेज दिया। मैंने रसोई की खिड़की से देखा कि वह अपने बेटे को धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी। मुझे विकास का व्यवहार बहुत अजीब लगा। एक दिन मैंने अपनी सास से बात करने की हिम्मत जुटाई और उन्हें बताया कि तुम्हारा बेटा नशा करता है, तो आपने उस जैसे इंसान के साथ मेरा जीवन क्यों नष्ट किया? वह कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बहन और उसकी पत्नी की मौत के सदमे ने उसे झकझोर कर रख दिया है और उसने अपना दुख भुलाने के लिए यह सब किया है। मैं उसे समझाऊंगी। सास की बात सुनकर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोली और कमरे में आकर लेट गई। मैंने रात को फिर से सोने के लिए अपनी आंखें बंद की तो फिर से दीदी का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वह मुझसे न्याय मांग रही थी, लेकिन कैसा न्याय? अपने सपने में दीदी को इस तरह तड़पता देखकर मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे कि मेरी दीदी की मौत एक्सीडेंटल थी या कुछ और। सास ने बताया था कि दीदी को दौरा पड़ा तो अस्पताल ले गई। उस समय कुछ भी पूछने का कोई अर्थ नहीं था
और इसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन अब सपने में दीदी को इस तरह देखना एक असामान्य बात थी। मैंने अस्पताल की उस रिपोर्ट को खोजने के लिए अपने कमरे की तलाशी ली जिसमें दीदी की मौत का कारण बताया गया था, लेकिन कमरे में ऐसा कोई कागज़ नहीं मिला। सुबह विकास के काम पर जाते ही मैंने दूसरे रूम की सफाई के बहाने भी उस रूम को छान मारा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब सिर्फ सास का कमरा बचा था और मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ कुछ मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। सास के कमरे में अस्पताल की एक रिपोर्ट मिली जिसमें दीदी की मौत का कारण हार्ट अटैक लिखा हुआ था। इसे अपनी आंखों से पढ़कर मन को संतोष हुआ और थोड़ी शर्म भी आई कि मैं अपने ही घर वालों पर शक कर रही थी। विकास के ऐसे ही धूप छाव वाले व्यवहार में दिन बीतते गए। एक रात मैंने देखा कि जब वह दूसरे कमरे में गए तो उसके हाथ में एक नहीं 2 फ्रेम थे। एक फ्रेम तो मैं पहचान गई थी, वह दीदी की तस्वीर वाला फ्रेम था, और दूसरा शायद नया बना था। लेकिन सस्पेंस यह था कि उस दूसरे फ्रेम में किसकी तस्वीर थी। अगली रात जब मैं सोने के लिए लेटी तो मैंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद की और फिर सोने का नाटक किया। आज रात मैं निश्चित रूप से उस रहस्य को जान लेना चाहती थी जो मुझे अंदर से बेचैन कर रहा था। मैंने देखा कि हमेशा की तरह विकास कमरे में आया और हाथ में दीदी की तस्वीर लिए कुछ देर मुझे रुककर देखता रहा, जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि मैं सो रही हूँ। के बाद वे बाहर निकल गए। मैं आंखें खोलकर उनकी पीठ की ओर देखा और जैसे ही वे दूसरे कमरे में गए मैं भी उठकर बैठ गई। उन्होंने मुझे सोते हुए देखा था, इसलिए कमरे का ताला बंद किए बिना दूसरे कमरे में थे। कुछ देर बाद मैं खामोश कदमों से धीरे धीरे चलकर बराबर वाले कमरे के सामने आ गई। मैंने धीरे से दरवाजे की कुंडी घुमाई और दरवाज़ा खुल गया। मैंने कमरे में झांका तो विकास दीदी की तस्वीर पर झुककर कुछ बातें कर रहा था। इसके बाद वे बाहर निकल गए। विकास की बातें मैं सुन सकती थी। वो फोटो से बातें करते हुए कह रहे थे, मेरी प्यारी शहजादी, तुम दूसरी दुनिया में कितना अकेला महसूस कर रही होगी। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता और जल्द ही तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूंगा। बस थोड़ा इंतज़ार करो। इतना कहकर विकास ने अपनी गोद से एक और तस्वीर उठाई और दीदी की तस्वीर के साथ लगा दी। दोनों तस्वीरों को आपस में मिलाकर वह कुछ और कह रहा था। मैंने वह तस्वीर नहीं देखी, लेकिन उसके दिल को छू लेने वाले शब्द सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं वापस अपने कमरे में चली आई और बिस्तर पर बैठ गई और एक गहरी सांस ली। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मीलों चल चुकी हूँ। मैं बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। विकास आत्महत्या के बारे में सोच रहा था, दीदी के पास जाने की सोच रहे थे। हो सकता है कि दीदी के साथ वह दूसरी तस्वीर उन्हीं की थी। मुझे विकास को इस हद तक पहुँचने से रोकना था। बहुत देर तक सोचने के बाद मेरी आंख लग गई कि तभी फिर से दीदी की कराहने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। वह लगातार न्याय की मांग कर रही थी। मैंने सपने में ही उन्हें वादा किया कि मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराती थी। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गई थी कि दीदी का मामला तो मैंने अपने जानने में निपटा दिया था कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। फिर दोबारा दीदी सपने में क्यों आई थी? लेकिन दीदी से वादा किया था तो मुझे वैसे भी अपना वादा निभाना था और मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे करना है। रात के किसी समय में मैं उठी और उठकर दूसरे कमरे में गई। विकास अब भी दूसरे कमरे में ही सोते थे, मेरे पास मेरे कमरे में नहीं सोते थे। मैंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैं निराश होकर अपने कमरे में आ गई और सोच विचारों में गुम कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह सोकर उठी तो फ्रेश होने के लिए अलमारी खोली और कपड़े निकाले। यह देखकर मैं दंग रह गई कि मेरी अलमारी से वह दवाइयों वाला बैग गायब था। मुझे यकीन हो गया कि वह बैग विकास ने ही निकाला था। मुझे विकास को गलत रास्ते पर जाने से रोकना होगा, विकास को मरने से बचाना होगा, विकास को दीदी की यादों से बाहर निकालना पड़ेगा। यही सब सोचती हुई मैं फ्रेश होकर आई और तैयार होकर बाहर आ गई। मेरी सास ने नाश्ता बनाकर तैयार रखा था। मैं नाश्ता कर ही रही थी कि मेरी सास बोली, बेटा आरती, मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है, अपने फ़ोन से डॉक्टर का नंबर लगा दो, सुबह से सर में दर्द हो रहा है, मैं उससे पूछ कर कुछ दवाइयाँ ले लूँ। अपनी सास के बताए हुए नंबर को मैंने अपने फ़ोन में डायल किया और अपनी सास की तरफ फ़ोन बढ़ा दिया। गलती से मेरी उंगली रिकॉर्डिंग बटन पर लग गई
और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ये अनजाने में हुआ था, जानबूझकर ऐसा नहीं हुआ था। मेरी सास बात करती हुई अपने कमरे में चली गई थी। मैं भी अपने कमरे में आ गई, ये सोचते हुए कि जब मम्मी जी बात कर लेगी तो खुद ही मुझे फ़ोन दे देगी। काफ़ी देर बाद मम्मी जी को फ़ोन को लेकर आई थी और मुझे फ़ोन देकर वापस चली गई। फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर मैं विकास के बारे में सोचने लगी। वह दीदी से कितना प्यार करते थे, दीदी की यादों में अभी तक भुला नहीं पाए हैं। यहाँ तक कि वह दीदी के पास जाने की सोचने लगे हैं, यानी खुद को मारना चाहते हैं। यह सोचकर ही मैं कांप उठी। मेरा पूरा दिन इसी सोच विचार में निकल गया कि कैसे विकास के दिल से दीदी की यादों को निकालूं, कैसे विकास के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करूं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यही सब कुछ सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को विकास ऑफिस से घर आए तो उनके हाथ में एक पिज्ज़ा का डिब्बा भी था। विकास कमरे में आए और बोले, आरती, मैं ये पिज्ज़ा तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्या तुम्हें पिज्ज़ा पसंद है? पिज्ज़ा मुझे बहुत पसंद था, मैंने खुश होते हुए कहा। हाँ विकास, मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है। विकास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई जिसे मैं समझ ना सकी। उसी मुस्कुराहट के साथ बोले, तो अच्छा, यह लो पिज्ज़ा खा लो। विकास ने मेरी तरफ जैसे ही पिज्ज़ा बढ़ाया था कि तभी बाहर से मेरी सास ने विकास को आवाज़ दी। विकास पिज्जे का डिब्बा देकर मुझे बोले, यह लो, जल्दी से खा लो, नहीं तो यह ठंडा हो जाएगा। यह कहकर विकास बाहर चले गए। मैंने सोचा क्यों ना अपना पसंदीदा सीरियल सुनते सुनते पिज्ज़ा खाया जाए। इसी इरादे से मैंने फ़ोन उठाया। जो एपिसोड मिस हो जाते थे मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर लिया करती थी। मिस एपिसोड की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए मैंने फ़ोन में रिकॉर्डिंग खोली। सबसे ऊपर वाली रिकॉर्डिंग वही रिकॉर्डिंग थी जो मेरी सास ने डॉक्टर से बात की थी। मेरे दिमाग में ख्याल आया, मेरी सास ने इतनी देर बात क्यों की? उनके सर में दर्द हो रहा था, सिर्फ दवाई ही तो पूछनी थी। फिर भला दवाई पूछने के लिए इतनी देर बात करने की क्या ज़रूरत थी? ना चाहते हुए भी मैंने वह रिकॉर्डिंग खोल दी और उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मेरे शरीर में जान ही नहीं रही। ऐसा लगता था जैसे मैं अभी गिर पड़ूंगी। सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी। मेरी सास उस डॉक्टर से कह रही थी कि डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई दवाइयों से मेरे बेटे को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपने तो कहा था कि उसकी दूसरी शादी करवा दो, वह अब ठीक हो रहा है, लेकिन वह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अपनी पहली पत्नी को मारने के बाद अब वह अपनी दूसरी पत्नी को भी मारने की योजना बनाने लगा है। मैं आपको अब तक न जाने कितने पैसे दे चुकी हूँ। आप मेरे सारे के सारे पैसे वापस कर दीजिए। मेरे बेटे को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ है। मेरी सास की बात सुनकर डॉक्टर ज़ोर से हंसा था और बोला, देखिए, आपका बेटा दिमागी मरीज है, उसे फ़ायदा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। रही बात पैसों की, तो मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा। आपके कहने से ही मैंने आपकी पहली बहू की नकली रिपोर्ट बनाई थी कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगर मैंने आपके बेटे की और आपकी यह काली करतूत पुलिस में जाकर बता दी तो ज़िंदगी भर जेल की हवा खाते रहना। कल आ जाना मेरे पास, मैं दवाइयाँ बदल दूंगा। धीरे धीरे आपके बेटे को फ़ायदा होने लगेगा। और हाँ, मेरी फ़ीस ज़रूर लेते आना। इतना कहकर उस डॉक्टर ने फ़ोन काट दिया। मैं वहीं सकते की हालत में बैठी हुई थी। इसका मतलब मेरी दीदी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, मेरी दीदी को मारा गया था, बेमौत मौत के घाट उतारा गया था। तभी तो मेरी दीदी मेरे सपने में आती थी और मुझसे इंसाफ की भीख मांगती थी। अपनी दीदी को याद करके मैं फूट फूट कर रोने लगी। जरा कुछ होश आया तो मैंने सबसे पहले उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मैं समझ चुकी थी कि विकास इस पिज्ज़ा को खिलाकर मुझे मारना चाहता है। ज़रूर पिज्ज़ा में कुछ मिलाया गया है। मैंने पिज्ज़ा का डिब्बा एक तरफ रख दिया और जल्दी से अपने पापा को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर मैंने पापा को सब कुछ बता दिया। पापा को तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उन्हें यकीन करना ही पड़ा। पापा ने कहा, तुम घबराओ मत बेटा, जल्दी से जल्दी पुलिस को फ़ोन करो, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। मैंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया और अपने घर का एड्रेस बता दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे घर पर पहुंच चुकी थी। उधर विकास जो समझ रहा था कि पिज्ज़ा खाकर अब तक मैं मर चुकी होंगी, इसी खुशी में हॉल में टहल रहा था, लेकिन पुलिस पर नज़र पड़ते ही उसके होश उड़ गए। पुलिस ने आते ही मेरी सास और विकास को अरेस्ट कर लिया। मेरी सास और विकास सफाइयाँ देते रहे कि वो बेकसूर है, लेकिन मेरे फ़ोन में मेरी सास और उस डॉक्टर की रिकॉर्डिंग काफ़ी थी उन्हें गुनाहगार साबित करने के लिए।
घर से अपनी दीदी की यादों का कुछ सामान समेटा और उस घर से हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के घर आ गई। दीदी की तस्वीर को जब हाथ में लिया था तो ऐसा लगा था कि जैसे दीदी मुस्कुरा रही हो अपने आप को इंसाफ मिलने पर और मुझे उस दरिंदे से बच जाने पर। मैंने विकास से कानूनी तौर पर तलाक ले लिया था और अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। मैंने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की और एक बहुत ही अच्छी जॉब करने लगी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे खुले दिल से अपनाया था। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की थी कि एक तलाकशुदा बेटी को कब तक घर पर बैठकर खिलाओगे। ना जाने कितनी ही ऐसी बातें बनी थी, लेकिन मम्मी पापा ने किसी की बात नहीं सुनी। जिंदगी बिना जीवन साथी के नहीं गुजरती। अगर तुम्हें लगे कि कोई ऐसा है जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो बेझिझक हमें बता देना, लेकिन हम अपनी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। मम्मी पापा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। एक फीकी सी मुस्कुराहट थी मेरी। मुझे नहीं लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा आएगा जिस पर मैं विश्वास कर सकूंगी, लेकिन अगर मेरी किस्मत में सच्चा प्यार होगा तो भगवान उसे मेरे पास ज़रूर भेजेंगे। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कि मुझे अपने जीवन में सच्चा प्यार नसीब होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना न भूलें और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।